हेलो विद्यार्थियों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12वीं के लिए इकोनॉमिक्स का एक महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करने जा रहे हैं, जो कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के चौथे अध्याय से संबंधित प्रश्न है और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपसे पूछेगा। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को डिटेल में समझने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सीमांत आगम और सीमांत लागत द्वारा फर्म का संतुलन कैसे निर्धारित होता है। तो दो बातें हैं, सीमांत आगम जिसको हम मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं, आप इसको शॉर्ट में MR कह सकते हैं, और दूसरा है सीमांत लागत जिसको हम लोग मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं और शॉर्ट में MC बोल सकते हैं। मतलब MR और MC के हेल्प से फर्म के इक्विलिब्रियम को पता करना है, फर्म के संतुलन की जानकारी लेना है हम लोगों को। ठीक है, तो डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, डिटेल में अभी हम लोग समझने वाले हैं दोनों ही मीडियम में। देखिए यहाँ पर अंग्रेजी से क्या कह रहा है क्वेश्चन कि हाउ इज द फर्म्स इक्विलिब्रियम, यानी कि उत्पादक का जो संतुलन होगा या फिर एक जो फर्म का संतुलन होगा वो कैसे होगा, डिटरमाइन बाय मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट। मतलब कि निर्धारित कैसे होता है, किसके हेल्प से, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट के हेल्प से फर्म्स का इक्विलिब्रियम कैसे तय होता है, इसी बात को हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। अथवा में देखिए हमने क्वेश्चन को इस प्रकार से भी लिया है क्योंकि क्वेश्चन जो है ना इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। तो कहना है कि एक रेखा चित्र की सहायता से उत्पादक अथवा यहाँ पर कर लेना फर्म के संतुलन की व्याख्या करें। मतलब एक्सप्लेन प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम विथ द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कहिए या फिर फर्म का इक्विलिब्रियम कहिए, एक ही बात है। ये व्यष्टि अर्थशास्त्र के चौथे अध्याय से संबंधित प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पर हमें कैसे आंसर राइटिंग करना है। सबसे पहले हम लोगों को बता देना है कि एक उत्पादक संतुलन की स्थिति में कब होगा और कब नहीं होगा, इसकी जानकारी हमें दे देनी है। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पर कैसे लिखा है, कह रहे हैं कि उत्पादन के जिस स्तर पर किसी उत्पादक अथवा फर्म का लाभ अधिकतम होता है उसे उत्पादक का संतुलन कहते हैं। चूंकि आपको मालूम है एक उत्पादक या फिर प्रोड्यूसर या फिर फर्म क्या चाहता है, अपने लाभ को अधिकतम करना चाहता है ना। इसीलिए तो हम लोग उत्पादक को एक आर्थिक एजेंट कहते हैं जो यह निर्णय लेता है कि कौन कौन सी वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन करना है जिससे कि उसे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। मतलब कि उत्पादक हमेशा से एक ही चीज चाहता है अपने आर्थिक जीवन में, वो है आर्थिक लाभ या फिर अधिकतम लाभ। समझ गए होंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, फिर से कह रहे हैं क्या कि उत्पादन के जिस स्तर पर किसी फर्म अथवा उत्पादक का लाभ अधिकतम होता है उसे हम क्या कहते हैं, उत्पादक का संतुलन कहते हैं। अंग्रेजी से देख लीजिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि द लेवल ऑफ प्रोडक्शन एट विच द प्रॉफिट ऑफ अ प्रोड्यूसर और फर्म इज मैक्सिमम इज कॉल्ड प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। जहां पर यानी कि फर्म अपना लाभ सबसे ज़्यादा कमा पाता है या फिर अर्न कर पाता है, मैक्सिमम प्रॉफिट को गेन कर पाता है, वही होता है फर्म्स के इक्विलिब्रियम का यानी कि बिंदु। ठीक है, यानी कि उत्पादक संतुलन का बिंदु वही होता है जहां पर एक उत्पादक को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल रहा हो। चूंकि एक उत्पादक अपने जीवन में चाहता भी क्या है, अधिक से अधिक लाभ चाहता है। समझ गए होंगे। अब देखिए लाभ निकालने के जो सामान्य सूत्र होते हैं वो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लाभ निकालने का सामान्य सूत्र होता है TR माइनस TC। अब ये TR क्या है, टोटल रेवेन्यू है। ठीक है, मतलब कुल आगम, और ये क्या है, कुल लागत। तो मतलब कुल आगम और कुल लागत के अंतर को, अंतर मतलब घटाओ, तो कुल आगम यानी कि टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है वही हमारा निकलता है प्रॉफिट। प्रॉफिट को हम पाई से डिनोट करते हैं, लेकिन पाई का वैल्यू मत पुट कर देना क्योंकि ये सिर्फ सिंबल है प्रॉफिट को यूज, यहाँ पर प्रॉफिट को इंडिकेट करने के लिए। समझ गए होंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रॉफिट लिखा कैसे जाएगा, कह रहे हैं कि कुल आगम मतलब टोटल रेवेन्यू, ठीक है, और कुल लागत यानी कि टोटल कॉस्ट का अंतर लाभ कहलाता है। मतलब कि टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वही कहलाता है प्रॉफिट। सो अंग्रेजी में देख लो, द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट इज कॉल्ड प्रॉफिट। मतलब कुल यहाँ पर आगम और कुल लागत के बीच का अंतर क्या होता है, लाभ होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमें आगे कैसे लिखना है। यहाँ पर देखें, कह रहे हैं कि फर्म के संतुलन को सीमांत आगम तथा सीमांत लागत विधि द्वारा समझ सकते हैं।
फर्म को संतुलन प्राप्त करने के लिए 2 शर्तें पूरी करनी होती है। ये 2 शर्त कौन कौन से होते हैं, बिल्कुल लिस्टेड है। कंडीशंस फर्स्ट एंड सेकंड, बिल्कुल आपको हम कंडीशन जो है दोनों बताने वाले हैं। ध्यान दीजिए, एक बार अंग्रेजी से भी पढ़ लें इसको। हम कह रहे हैं कि द इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म कैन बी अंडरस्टूड थ्रू मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कोस्ट मेथड। मतलब कि एमआर और एमसी मेथड के हेल्प से हम लोग फर्म के संतुलन की जानकारी ले सकते हैं। टू अचीव इक्विलिब्रियम द फर्म हैज़ टू फुलफिल 2 कंडीशंस। मतलब जब भी एक उत्पादक या फिर फर्म संतुलन की अवस्था प्राप्त करता है तो उसे 2 जो है शर्तें पूरी करनी होती है। ये 2 शर्तें कौन कौन सी है, तो देख लीजिए 2 कंडीशंस कौन कौन से बनते हैं। पहला कंडीशन होता है एमआर इक्वल टू एमसी, यानी कि सीमांत आगम और सीमांत लागत जब दोनों बराबर होते हैं तो ये फर्म के संतुलन की पहली अवस्था है। हो सकता है कि यहाँ से आपको बहुविकल्पीय प्रश्न या फिर मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस पूछ लिया जाए कि बताइए फर्म के संतुलन की पहली स्थिति या फिर पहली अवस्था क्या होती है। तो फर्म के संतुलन के लिए पहली अवस्था होती है सीमांत आगम सीमांत लागत के बराबर होना ही चाहिए। मतलब एमआर और एमसी दोनों क्या हों, आपस में इक्वल हों। तो ये फर्म के संतुलन के लिए पहली शर्त हो गई। दूसरी शर्त क्या है कि एमसी जो रेखा है, यानी कि मार्जिनल कोस्ट जो है, मार्जिनल कोस्ट की जो रेखा होगी वो एमआर कर्व को कहाँ से काटेगा, नीचे से काटेगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखना है। एक तो एमआर इक्वल टू एमसी और दूसरी बात एमसी कट्स एमआर फ्रॉम बिलो। ठीक है, इसी बात को जो हमने यहाँ पर हिंदी में लिखा है ना, वही चीज़ देखो यहाँ पर अंग्रेजी में लिख दिए हैं कि एमसी काटता है, किसको काटता है, एमआर को काटता है। कहाँ से काटता है, फ्रॉम बिलो। बिलो मतलब नीचे से काटता है। किसने काटा, एमसी ने। किसको काटा, एमआर को काटा। कहाँ से काटा, नीचे से काटा। समझ गए होंगे। तो फर्म के संतुलन की ये 2 शर्तें होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने क्या लिखना है। हमने तो आपको सामान्य सूत्र बता दिया था लाभ निकालने के लिए, लेकिन हम एमआर और एमसी के हेल्प से भी प्रॉफिट को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने कैसे लिखना है। कह रहे हैं कि सीमांत आगम और सीमांत लागत के बीच का अंतर लाभ को बताता है ना। मतलब कि एमआर और एमसी के जो बीच का डिफरेंस होता है, एमआर और एमसी जितना ज़्यादा जो है अंतर होंगे उतना ही ज़्यादा यानी कि प्रॉफिट होगा। स्वाभाविक सी बात है। कह रहे हैं कि जब तक सीमांत आगम यानी कि एमआर, ठीक है, जब तक कि सीमांत आगम सीमांत लागत से अधिक होता है। कौन अधिक है, सीमांत आगम जब तक अधिक होता है, दैट मीन्स कि एमआर यहाँ पर क्या बोल रहा है, अधिक होता है किसकी तुलना में, एमसी की तुलना में। उत्पादन में वृद्धि लाभदायक होती है। तब तक क्या होगा, उत्पादन हमारा जैसे जैसे बढ़ेगा हमारे लिए तो प्रॉफिटेबल है वो। एक प्रोड्यूसर के तौर पर अगर हम खुद को देखें तो हमारा इससे मतलब क्या है कि हमारे जो है ना एक्स्ट्रा यूनिट बनाने का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम आ रहा है, अतिरिक्त इकाई बनाने की लागत में कमी आ रहा है। तो हमारे लिए तो अच्छा है, जितने कम लागत में उत्पादन हो जाए उतना बढ़िया हमारे लिए। तो इस प्रकार से कह रहा है कि जब तक जो सीमांत आगम है मतलब कि एमआर है वो एमसी से अधिक होता है। देखिए एमआर जो है ना अधिक है किससे, एमसी से। ऐसी स्थिति में जब तक रहेगा कोई भी फर्म तब तक वो चाहेगा कि और भी प्रोड्यूस करें और भी प्रोड्यूस करें और भी उत्पादन करें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा जो है ना प्रोड्यूस करने का जो कॉस्ट है वो पहले की अपेक्षा कम आ रहा है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अंग्रेजी में देख लीजिए, कह रहे हैं कि द डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट इज कॉल्ड प्रॉफिट। ठीक है, पहले हमने टीआरटीसी से बताया, अब एमआर और एमसी के हेल्प से बता रहे हैं कि प्रॉफिट क्या होता है। ठीक, कह रहे हैं कि एज लॉन्ग एज मार्जिनल रेवेन्यू एक्सीड्स मार्जिनल कॉस्ट। मतलब कि जब तक एमआर ज़्यादा होता है ना, मार्जिनल रेवेन्यू एक्सीड्स, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, ज़्यादा होता है किसके कंपेयर में, मार्जिनल कॉस्ट के कंपेयर में। तब क्या होगा, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन इज प्रॉफिटेबल। तब उत्पादन में वृद्धि, एक उत्पादक अगर हम हैं तो उत्पादन में वृद्धि हमारे लिए क्या है, प्रॉफिटेबल है या फिर लाभदायक है। समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मोटे मोटे अक्षरों में हमने इसलिए लिखा है ताकि आप जान सकें कि ये आपका मेन पॉइंट होगा। कह रहे हैं कि जब सीमांत आगम यानी कि एमआर सीमांत लागत के बराबर होती है, मतलब कि एमआर मतलब मार्जिनल रेवेन्यू या फिर सीमांत आगम किसके बराबर है, मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है, उस समय फर्म को अधिकतम लाभ की प्राप्ति होती है। मतलब जब दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, एमआर इक्वल टू एमसी हो गया,
तो यहीं पर फर्म को सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त हो रहा होगा। सो ध्यान रखिएगा, ये कंडीशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपका ये फर्स्ट कंडीशन होता है फर्म के इक्विलिब्रियम के लिए, और यहीं पर किसी भी फर्म को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है कि व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू यानी कि MR इज इक्वल टू मार्जिनल कोस्ट देन द फर्म गेट्स, एक फर्म प्राप्त करता है मैक्सिमम प्रॉफिट, मतलब इस वाली स्थिति में एक फर्म को सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त हो रहा होता है। अब चलिए हमें देखना है कि आगे कैसे लिखना है। डायग्रामेटिक है, थोड़ा सा लगेगा टाइम। अब यहाँ पर देखो हमने क्या लिखना है। सो हम लिखे हुए कि यदि है ना उसके बाद भी उत्पादन में वृद्धि होती है, मतलब MR और MC आपस में तो इक्वल हो चुके हैं, MR इक्वल टू MC आपस में बराबर हो चुका, और इसके बावजूद भी अगर उत्पादन को जारी रखा जाता है या उत्पादन में वृद्धि किया जाता है तो सीमांत लागत सीमांत आगम से अधिक हो जाएगी। जो सीमांत लागत है ना, यानी कि MC जो है वो MR से ज़्यादा होने लगता है, मतलब ये वाली स्थिति बनने लगती है कि MC ज़्यादा होने लगता है और MR कम होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में तो मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा हो रहा है, मतलब एक्स्ट्रा प्रोड्यूसिंग करने का या फिर अतिरिक्त इकाइयों का उत्पादन करने से यहाँ पर नुकसान होना शुरू हो गया। तो वही लिखा हुआ है कि सीमांत लागत सीमांत आगम से अधिक हो जाएगी, और ऐसी स्थिति में उत्पादक को हानि होगी या फिर लॉस हो जाएगा। समझ गए होंगे कि लॉस कब होगा, इस वाली कंडीशन में लॉस हो जाएगा, और इस वाली कंडीशन में क्या होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। तो यहीं तक आकर के रुक जाना चाहिए एक प्रोड्यूसर को या फिर उत्पादक को, और ये वाला कंडीशन जैसे आ जाएगा तो फर्म को नुकसान होना शुरू हो जाएगा, मतलब कि यहीं पर एक फर्म बना रहना पसंद करेगा क्योंकि यहीं पर उसका लाभ अधिकतम होता है। कह रहे हैं अंग्रेजी में क्या कि इफ प्रोडक्शन इंक्रीजेज इवन आफ्टर दैट, मतलब कि MR और MC इक्वल हो चुके हैं और फिर भी अगर उत्पादन में वृद्धि होती है तब क्या होगा कि मार्जिनल कॉस्ट विल एक्सीड्स, तो मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा आ गया, किसकी कंपेयर में, मार्जिनल रेवेन्यू के कंपेयर में, एंड द प्रोड्यूसर विल सफ़र लॉस, और इस प्रकार से एक फर्म को नुकसान उठाना पड़ेगा या फिर हानि उठानी पड़ेगी। अब इस पर ध्यान दीजिए, डायग्राम क्या कह रहा है और किस तरीके से आपको जो है डायग्राम एक्सप्लेन करने हैं, इस पर अब हम बात करेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, बहुत सुंदर डायग्राम है और बहुत आसान भी डायग्राम है। पहले हम लोगों को एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को जो है खींच लेना चाहिए। जैसे ही हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को खींच लेते हैं तो हमारा अब काम क्या रहता है, हम लोग जैसे जानते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की स्थिति में क्या होता है, हम लोग जानते हैं ये जो हमने लाइन खींच दिया एक्स एक्सिस के पैरेलल, ऐसा ही होता है AR वक्र, तो इसलिए लिखा है AR। और आपको पता है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में या फिर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो AR है वो MR के बराबर होता है, और ये दोनों आपस में प्राइस के बराबर होते हैं। मतलब कि आप कह लीजिए AR बराबर MR बराबर P, ये आपस में क्या है, बराबर हैं। अब ध्यान दीजिए, जैसे कि आपने पहला जो है कंडीशन क्या पढ़ा हुआ था, ये तो MR वाला लाइन हो गया, यानी कि है ना पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या है, MR वाला लाइन है, मार्जिनल रेवेन्यू वाला लाइन है। अब हम लोग जानते हैं कि MC जो कर्व होता है वो U शेप का होता है। MC कर्व मतलब मार्जिनल कॉस्ट कर्व कैसा होता है, U शेप का। तो देखिए हमने इस प्रकार से खींच लेना है, ठीक है। अब जैसे कि कंडीशन में बोला गया है, पहले कंडीशन में क्या बोला गया है कि MR और MC क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। और हम लोग जानते हैं मैथमेटिकली इन चीज़ों को कि जहाँ पर दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं वहाँ पर दोनों का वैल्यू इक्वल हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि MR वाला लाइन ये वाला था, पैरेलल टू एक्स एक्सिस MR वाला लाइन है, और जो यहाँ पर ऐसे शेप में गया है ये MC वाला लाइन है। तो एक बार देखो यहाँ पर MC ने ऊपर से काटा है किसको, MR वाला लाइन को, और एक बार यही वाला जो MC है वो अब देखिए यहाँ पर कहाँ से काट रहा है, नीचे से काट रहा है किसको, MR वाले लाइन को। इसका मतलब कि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, दोनों ही पॉइंट पर जो है फर्म इक्विलिब्रियम की स्थिति में हो सकता है। लेकिन अब ध्यान दीजिए एक्चुअल में कहाँ पर इक्विलिब्रियम होगा,
चूंकि यहाँ पर तो फर्स्ट कंडीशन बिल्कुल फुलफिल हो जा रहा है कि एम आर एम सी के बराबर है, जैसे कि हमने कहा कि एम आर वाला लाइन कौन सा है, ये वाला लाइन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस खींच रहे हैं, ये क्या है, एम आर वाला लाइन। और एम सी कहाँ से आया, देखो ऊपर से आते हुए इस प्रकार से यू शेप का होता है ये, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि एम सी एम आर के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पर दोनों रेखाएं आपस में कट रहा है ना, एम आर वाला लाइन एम सी वाला लाइन दोनों आपस में क्रॉस किया, इसका मतलब इस बिंदु पर एम आर और एम सी क्या है, दोनों बराबर हैं। लेकिन इस पॉइंट पर भी दोनों बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ पर भी दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद एक दूसरे को कर रही हैं। तो ये पहला कंडीशन तो दोनों ही पॉइंट पर फुलफिल हो रहा है। अब तो ये वही बात हो गई, नज़र के सामने जिगर के पास। तो ऐसा दो जगह पर कहाँ हो सकता है भाई, है ना, दो जगह तो संतुलन में होगा नहीं, एक ही किसी निश्चित बिंदु पर संतुलन की स्थिति में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, शुरुआत में जब केवल इतना यूनिट ऑफ आउटपुट लिया जा रहा था तो उस टाइम भी दोनों यहाँ पर एम आर और एम सी इक्वल हो रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दूसरा कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा, क्योंकि दूसरा कंडीशन कह रहा था कि एम सी जो वक्र होगा वो एम आर वाले लाइन को, यानी कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाले लाइन को कहाँ से काटेगा, नीचे से काटेगा, लेकिन यहाँ तो ऊपर से काट रहा है। तो ये वाला जो है ना सेकेंड कंडीशन यहाँ पर फुलफिल नहीं किया। फर्स्ट वाला तो फुलफिल यहाँ पर भी है, लेकिन सेकेंड वाला कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ। तो सेकेंड वाला कंडीशन और फर्स्ट वाला कंडीशन दोनों यहाँ पर फुलफिल हो रहे हैं, क्योंकि यहीं पर एम सी जो वक्र है वो एम आर वाले वक्र को, यानी कि इस वाले वक्र को कहाँ से काट रहा है, नीचे से काट रहा है। तो इस वजह से इस बिंदु पर दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है। एक तो एम आर एम सी के बराबर भी हो गया इस कंडीशन में, पहला इक्विलिब्रियम का कंडीशन, और दूसरा जो हम लोगों ने देखा हुआ था कि एम सी जो है ना काटेगा, एम सी कट्स, ठीक है, एम सी कट्स करेगा कहाँ पे, एम आर को कट करेगा, है ना, एम सी कट्स एम आर फ्रॉम, कह सकते हैं क्या, बिलो, समझ गए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन फुलफिल हो गए। अगर यहाँ पर केवल प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता केवल OQ1 मात्रा, तो उसको जो है ना सबसे पहली बात इतना ही मात्र टोटल रेवेन्यू मिल पाता, ठीक है। चूँकि आप देख सकते हैं प्राइस OP था, है ना, और क्वांटिटी कितनी है OQ, तो टोटल रेवेन्यू बराबर क्या होता है, TR बराबर आप जानते ही, अगर TR के हेल्प से भी करें तो TR का मतलब होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो प्राइस कितना था, केवल OP क्या था, प्राइस था OP, और क्वांटिटी कितना था OQ1, ठीक है, OQ1। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि OP E1 और Q1, क्योंकि ये पूरा एरिया टोटल रेवेन्यू बन जाता, ठीक है, अगर केवल इतना ही उत्पादन करता तो। लेकिन केवल इतना ही तो एक्चुअल में नहीं हो रहा ना, यहाँ पर देखा जाए तो और भी प्रोडक्शन लिए जा रहे हैं। मतलब कि अब हम लोग बात कर लें कि अगर कोई प्रोड्यूसर OQ1 ना उत्पादन करके बल्कि OQ2 मात्रा का उत्पादन करे, यानी कि यहाँ तक उत्पादन करेगा, तब क्या होगा, तो देखिए टोटल रेवेन्यू बढ़ जाएगा, OP E2 Q2 इतना हो जाता है टोटल रेवेन्यू इस बार। मतलब कि अब ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है, प्लस में क्या, मार्जिनल कॉस्ट इधर देखो तो धीरे 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 घट रहा है और फिर बढ़ना शुरू हुआ। मतलब कि पहले जो है ना इतना प्रोड्यूस करने के लिए, OQ प्रोड्यूस करने के लिए कॉस्ट आ रहा था इतना, प्राइस के बराबर ही। फिर क्या हुआ, एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने पर देखो मार्जिनल कॉस्ट घट गया, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट वाला लाइन ये है, तो देखो मार्जिनल कॉस्ट घट गया। फिर से एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करें तो फिर से मार्जिनल कॉस्ट घट गया, लेकिन धीरे धीरे अब बढ़ रहा है, देखो वापस फिर बढ़ रहा है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये जो गैप है, ये वाला पूरा गैप क्या है, प्रॉफिट है। क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो MR वाला लाइन है वो कौन सा है, ये रेड वाला लाइन है, जो कि आपको मैंने दिखाया पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये वाला लाइन है MR वाला लाइन, बिल्कुल आप समझ चुके हैं। और MC वाला लाइन देखेंगे आप, तो MC वाला लाइन देखिए यहाँ पर नीचे आ रहा है, नीचे मार्जिनल कॉस्ट घट रहा है, फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो इस तरीके से ये वाला जो पूरा गैप आया या फिर पूरा जो एरिया हुआ, यही तो एक्चुअल में क्या है, फर्म का प्रॉफिट है। उम्मीद है समझ में आ गया। जो कि कब हासिल हुआ इसको, तब जब OQ2 मात्रा का उत्पादन हो रहा था तब, ठीक है। तो प्रॉफिट ये पूरा एरिया ही हो जाएगा, यानी कि ये आप यहाँ पर थोड़ा सा मिटा दीजिए और यहाँ पर नोट कर दीजिए क्या है, ये प्रॉफिट है या फिर यहाँ पर लाभ है। उम्मीद है समझ आ गया होगा, ये क्या है, प्रॉफिट है। क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग इसको एक्सप्लेन आगे कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमने कैसे लिखा हुआ है, एक लाइन है बहुत अच्छे तरीके से, कह रहे हैं कि
रेखा चित्र से स्पष्ट है कि सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को दो बिंदु E1 तथा E2 पर प्रतिच्छेद करती है। बिंदु E1 पर फर्म के संतुलन की केवल पहली शर्त पूरी होती है, जबकि E2 पर फर्म के संतुलन की दोनों शर्तें पूरी होती है। मतलब कि केवल जो पहला पॉइंट था E1, उस पर केवल एक ही जो है पहली शर्त केवल पूरा हो रहा था और दूसरी शर्त वहाँ पर पूरा नहीं हो रहा था। जबकि आप बिंदु E2 पर जाते हैं तो फर्म के संतुलन की दोनों शर्तें पूरी होती है। और क्या, बिंदु E1 से E2 के बीच सीमांत लागत सीमांत आगम से कम है। सीमांत लागत क्या है? सीमांत आगम से कम है, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट कम है और मार्जिनल रेवेन्यू ज़्यादा है। तो E2 बिंदु के बाद यदि उत्पादक उत्पादन जारी रखता है तब उसे क्या होगा? तब ऐसी स्थिति में उस फर्म को लॉस हो जाएगा, यानी कि हानि स्थिति प्राप्त होगी, क्योंकि सीमांत लागत सीमांत आय से अधिक होगा। क्योंकि देखो, सीमांत लागत मतलब मार्जिनल कॉस्ट जो होगा वो मार्जिनल रेवेन्यू से यानी कि MR से अधिक होगा। तो मार्जिनल कॉस्ट जब ज़्यादा आ जाएगा, मार्जिनल रेवेन्यू कम होगी, तो उस समय तो नुकसान तो होगा ही फर्म को, स्वाभाविक सी बात है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए एक बार, अंग्रेजी से भी ये चीज़ें खत्म हो गई है। कह रहे हैं कि इट इज़ क्लियर फ्रॉम द एबव टेबल इट इज़ क्लियर फ्रॉम द एबव डायग्राम दैट the marginal cost curve intersects the marginal revenue curve at 2 points E1 and E2. At the point E1, only the first condition of the firm's equilibrium is fulfilled. मतलब केवल पहली शर्त पूरी होती है। कहाँ पर? E1 पॉइंट पर केवल पहली शर्त, only on the first condition, only the first condition, केवल पहली शर्त, है ना। Whereas at point E2, लेकिन E2 पॉइंट पर आप देखेंगे तो क्या बोल रहे हैं? बोथ द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म आर फुलफिल्ड। मतलब फर्म के संतुलन की यहाँ पर दोनों शर्तें पूरी हो जाती है। कह रहे हैं कि बिटवीन पॉइंट्स E1 एंड E2 मार्जिनल कॉस्ट इज लेस। मार्जिनल कॉस्ट क्या है? कम है। किससे? देन मार्जिनल रेवेन्यू, है ना। मार्जिनल रेवेन्यू से मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पर कम है। इसलिए क्या कहेंगे कि इफ द प्रोड्यूसर कंटिन्यूज करता है प्रोडक्शन आफ्टर पॉइंट E2, देन ही विल सफर अ लॉस बिकॉज मार्जिनल कॉस्ट विल एक्सीड्स मार्जिनल रेवेन्यू। सो यहाँ पर आपको कंडीशन समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर, है ना, हेंस कह सकते हैं आपकी जो कंडीशन होगी इक्विलिब्रियम का वो कहाँ पर बनेगा? E2 पर बनेगा, ना कि E1 पर। चूंकि E1 पर केवल एक ही कंडीशन फुलफिल हो रहा था फर्म के इक्विलिब्रियम के लिए, जबकि आप देखें तो E2 पॉइंट पर दोनों ही कंडीशन फुलफिल हो रहे थे। हेंस कह सकते हैं, अतः हेंस फर्म्स इक्विलिब्रियम, है ना, फर्म्स इक्विलिब्रियम एट पॉइंट E2, है ना। अतः फर्म इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? E2 पॉइंट पर होगा। सो आप समझ गए होंगे कि हमने क्या आपको बताने की कोशिश करी है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के अंदर बताए गए कंटेंट को आप समझ पाए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर साझा कर देना। ठीक है, आज रखते हैं इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।